नमस्ते सबको। आज जो विषय मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वो है अभिलेख, जो एनटीए नेट संस्कृत एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के ऊपर यूट्यूब में भी कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं मिलता और महत्वपूर्ण मटेरियल्स भी नहीं मिलता, इसीलिए मैं परीक्षा की दृष्टि से इस विषय के ऊपर आज डिस्कस करूँगा। तो इसको अंत तक देखते रहिए, तो इसी से कुछ न कुछ प्रश्न परीक्षा में ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे पुरालिपि के ऊपर। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार लेखन कला की भारत में उत्पत्ति कब हुई थी? आंसर 4000 ख्रीष्टपूर्व में। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि लिखने की शैली है बाएं से दाएं ओर। प्राचीन भारत में शिलालेख संबंधी सामग्री के प्रकार है चट्टान, प्रस्तर, स्तंभ आदि। नेक्स्ट, शिलालेखों की विषय वस्तु है धार्मिक शासन, राजकीय आदेश, संधिपत्र, दानपत्र, प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन थी? ताम्रपत्र। नेक्स्ट, मौर्य काल में राजकीय आदेश खोदे गए थे तांबे पर और प्रस्तर पर। इसके बाद प्राचीन भारतीय अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि है ब्राह्मी एवं खरष्टी। ब्राह्मी की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों के समर्थक दो मत है, एक यूनानी लिपि से उत्पत्ति, दो सेमेटिक लिपि से उत्पत्ति। नेक्स्ट, जेम्स प्रिंसेप के अनुसार ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई थी यूनानी लिपि से। इसके बाद उत्तर सामी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानने वाले दो विद्वान हैं, एक वेनर, एक वूलर। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। ब्राह्मी की स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों के समर्थक दो मत है, एक द्राविड़ मूल का तथा आर्य मूल का सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखेंगे कनिंघम के अनुसार ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई थी आर्य मूल से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ब्राह्मी की दो शैलियाँ, एक है उत्तर भारतीय एवं दूसरे है दक्षिण भारतीय। नेक्स्ट, प्राचीन अभिलेख की लिपि पठन का प्रथम प्रयास किया था सर विलियम जोन्स ने। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। मध्य राजस्थान, गुजरात एवं मध्य भारत के मध्ययुगीन अभिलेख के अध्ययन का प्रयास किया था कर्नेल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारतीय अभिलेखों के आधार पर परवर्ती ब्राह्मी को पढ़ने का प्रयास किया था नोइबिक्टन द्वारा 1828 में। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति और स्कंदगुप्त के भिटारी स्तंभ को पढ़ने का प्रयास किया था कप्तान ट्रायन ने। गुप्तकालीन अक्षरों की सूची तैयार की थी जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट हम देखेंगे अशोककालीन ब्राह्मी के पठन में मुख्य भूमिका थी जेम्स प्रिंसेप की। प्रिंसेप के अनुसार अशोक एवं गुप्तकालीन ब्राह्मी में कितनी समानता थी? मात्राओं के सिद्धांतों की समानता थी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? अशोककालीन ब्राह्मी के पठन में प्रिंसेप को सफलता मिली थी 1837 में। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तरकालीन अभिलेख विषय को। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 को। अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ प्राप्त होता है? मास्की गुर्जरा अभिलेख में। कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ है? 13वीं शताब्दी में शिलालेख में अशोक के अभिलेख संबंधित है धर्म से। राजुक नामक अधिकारी का उल्लेख हुआ है अशोक के अभिलेखों में। अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी। अशोक के प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु क्या थी? पशु बलि की निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धम्म महापात्र नामक अधिकारी का उल्लेख है पंचम शिलालेख में।
अभिलेखों में अशोक का नाम है देवानांग प्रिय। धम्म शब्द संबंधित है प्राकृत भाषा से। अशोक ने सभी संप्रदाय की सार वृद्धि पर बल दिया था 12वें शिलालेख में। चोल, पांड्यों, केरल पुत्रों और सत्य पुत्रों का उल्लेख है द्वितीय शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक का उल्लेख है तृतीय शिलालेख में। धर्म महापात्रों का कार्य था धर्म का प्रचार करना तथा जनता की समस्या सुलझना। अशोक के स्तंभ लेख मिले थे केवल ब्राह्मी में। अशोक का विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख है 13वें शिलालेख में। धम्म प्रचार का क्या उद्देश्य था? प्रजा का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। रुम्मिनदेई अभिलेख संबंधित है अशोक से। अशोक द्वारा नहर व्यवस्था करने का उल्लेख कहाँ है? रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख में है। अशोक के अपने शासनकाल के करीब 20 वर्ष लुम्बिनी यात्रा का वर्णन है रुम्मिनदेई स्तंभलेख से। अशोक के 14 अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? गिरनार में। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, धम्म महापात्र थे अधिकारी। धम्म घोष की नीति थी अशोक की। रुम्मिनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? अशोक के। किस शासन ने अपने को प्रिय कहलवाया है? अशोक ने। किस शासक ने अपने को प्रिय कहलवाया है? अशोक ने। नेक्स्ट क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। अशोक का उसके शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शी। किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया था? इतिझक महापात्र, स्त्री अध्यक्ष महापात्र। अशोक के किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है? रुम्मिनदेई शिलालेख में। अशोक का टोपरा स्तंभ को कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले किस राजा का अभिलेख पढ़ा गया था? अशोक का। सबसे पहले अशोक का अभिलेख कब पढ़ा गया था? 1837 में। संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ख्रीष्टाब्द का। नेक्स्ट, रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख में वर्णित झील है सुदर्शन झील। खारवेल के हाथी गुम्फा का अभिलेख वर्णित उसका धर्म है जैन धर्म। किसका? अशोक का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर अभिलेख विषय को। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? मथुरा स्तंभलेख की समकालीन कालिकता किसके साथ है? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ है। नेक्स्ट, मथुरा स्तंभलेख के अनुसार उस समय मथुरा में प्रचलित संप्रदाय था पाशुपत धर्म का लकुलिश संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मथुरा स्तंभलेख में उल्लिखित शिवलिंगों के नाम है कपिलेश्वर एवं उदोमितेश्वर। दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से। दामोदर ताम्रपत्र के अनुसार बंगाल का नाम था पुंड्रवर्धन। कालिदास एवं भारवी का उल्लेख है पुलकेशिन द्वितीय की आइहोल प्रशस्ति में। दक्षिण भारत के बदामी के चालुक्य वंश से किस प्रशस्ति का संबंध है? आइहोल प्रशस्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन। आइहोल प्रशस्ति का रचनाकार रविकीर्ति। मंदसौर अभिलेख का रचनाकार वत्स भट्टी। प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? समुद्रगुप्त के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है दत्त देवी। प्रयाग प्रशस्ति में कविराज विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? समुद्रगुप्त के लिए। मंदसौर अभिलेख में उल्लेख है पट्टबाय श्रेणी का। श्रेणी से आशय है समिति का। प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण भारत विजय के संबंध में समुद्रगुप्त की नीति थी ग्रहण मक्षानुग्रह। भिटारी अभिलेख में किस विदेशी आक्रांतों का उल्लेख है? हुन का। भिटारी अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मिहिर कुल उपासक था शिवाजी का।
शिव जी का। ग्वालियर अभिलेख में उल्लिखित राजा मिहिर कुल का वंश है हुन। राजा चंद्र की विजय का उल्लेख है महरौली स्तंभ लेख में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को, एरन बराह मूर्ति अभिलेख संबंधित है तोरमान से। कुमार गुप्त कालीन मंदोर अभिलेख संबंधित है पट्टवाय श्रेणी से। स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्र पत्र संबंधित है तैलिक श्रेणी से। राजा चंद्र की बहालिक और बंगाल विजय का उल्लेख है महरौली स्तंभलेख में। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त द्वारा पराजित आर्यावर्त शासकों की संख्या है 9। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ शासकों की संख्या है 12। स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चक्रपालित ने। स्कंदगुप्त ने इंदौर लेख के अनुसार सूर्य पूजा हेतु धन दान दिया था तैलिकों की श्रेणी ने। गुप्त अभिलेखों में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। भिटारी अभिलेख में स्कंदगुप्त के युद्धों का किसके साथ वर्णन है? पुष्पमित्र एवं हुनों के साथ। स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख का आरंभ किसकी स्तुति से हुआ है? भगवान विष्णु की। इसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित प्रथम गुप्त शासक था श्रीगुप्त। हर्ष द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के दिए गए भूमिदान का वर्णन करने वाला अभिलेख है बांसखेड़ा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्धों का वर्णन करने वाला अभिलेख है आइहल। गुजरात के मेनक राजवंश का परिचय देने वाला अभिलेख है धरसेन द्वितीय कमालिया ताम्रपट। यशोधर्मा अर्थात विष्णुवर्धन कालीन मंदसौर कूप अभिलेख में उल्लिखित उसका वंश है औलिकर। यशोधर्मा और मिहिरकुल के मध्य हुए युद्धों का वर्णन करने वाला अभिलेख है यशोधर्मा का मंदसौर स्तंभलेख। ईशान वर्मा के हराहा अभिलेख में वर्णित राजवंश है मौखरी। हराहा अभिलेख का रचनाकार है रवि शांति। बोधगया में बौद्ध मंदिर निर्माण की सूचना देने वाला अभिलेख है महानामा का बोधगया अभिलेख। चालुक्य राजवंश का परिचय देने वाला अभिलेख है पुलकेशिन का आइहोल अभिलेख। और गुप्तचर तो ओके, यही समाप्त हुआ हमारा आज का सत्र। तो इतना ही क्वेश्चन था। तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा जल्द ही, तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।